नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 13 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर, मतलब जो भी राजस्थान से संबंधित ऐसी घटनाएं थी जो आपके सिलेबस से किसी भी तरह से मैच करती थी, आपसे एग्जाम में पूछे जाने की जिनको संभावना थी, उसको हम आपके करंट अफेयर की फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों फिर से वही पुरानी बात, आपको पीडीएफ ले लेनी चाहिए। पीडीएफ जाके आप ले सकते हो आपके अपने टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जाके ज्वाइन करो, पीडीएफ ले लो और उस पीडीएफ को सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं आपके न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पे। बहुत छोटा सा सेगमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, अपन 4-5 न्यूज़ से ज़्यादा इसमें इंक्लूड ही नहीं करते, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आएगा 1.5 साल का आपके ऊपर इतना भयंकर बर्डन होगा कि 10-10, 12-12 टॉपिक आप रोज कर भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों हम चलते हैं पहले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है पीएम श्री योजना। तो दोस्तों इसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रदेश है, हमारा प्यारा राजस्थान है, उसके सबसे ज़्यादा 402 जो सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, इनका चयन किया गया है। पहले तो आपने चर्चा देख ली, अब आप महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। आप बोलते हो सर आप हर बार नाम का पोस्टमार्टम करने की बोलते हो, तो इसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे आप? इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो दोस्तों, इसका पोस्टमार्टम क्या है? पीएम मतलब प्रधानमंत्री, केंद्र की योजना होगी। स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया मतलब ऐसे विद्यालयों का चयन या ऐसे विद्यालयों को बढ़ावा जो कि भारत को उन्नत करने में अपनी भूमिका दे सकते हैं। ठीक है, तो भाई प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में तो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के लोग इतना पैसा लगाते हैं और इतना पैसा कमाते हैं वहाँ से कि भैया ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि हमारा भारत अभी भी 70% भारत जो है वो गांव में रहता है। सही बात तो ये है कि भारत बसता ही गांव के अंदर है, शहरों में रहते हैं वो तो इंडियन है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपन चर्चा कर लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो योजना जो है, योजना में प्रदेश के 21,356 सरकारी स्कूलों को बेंचमार्क किया गया था, मतलब चिन्हित किया गया था कि ये इतने स्कूल हैं। इन स्कूलों में से ही हमें उन स्कूलों का चयन करना है जो राइजिंग इंडिया मतलब भारत को उन्नत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। वैसे तो सारे के सारे ही स्कूल देंगे, लेकिन क्या है, इसमें क्या होगा कि इस तरह के कुछ स्कूल होंगे जिनको थोड़ी सी और मदद देके अपन बहुत हाई बूस्ट कर सकते हैं। उस तरह के स्कूलों का चयन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय स्तर पर वेरीफाइड विद्यालयों की जो श्रेणी है उसमें अग्रिम पंक्ति में स्थित है अपना प्यारा राजस्थान। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे हैं अपन किसी से। अग्रिम पंक्ति के जो कुछ स्टेट हैं उनकी अग्रिम पंक्ति में शामिल है हमारा प्यारा राजस्थान। और देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा 402 सरकारी स्कूलों का चयन भी किया गया हमारे राजस्थान से। मतलब राजस्थान में एजुकेशन सेक्टर पर बहुत अच्छा काम हुआ है, इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, राजनीति एक तरफ, लेकिन जो स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर जो मॉडल या फिर जो काम हुआ है राजस्थान के अंदर, वो सच में काबिले तारीफ है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में नवाचारों से नामांकन में बढ़ोतरी एवं समग्र शैक्षणिक विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है? सरकारी विद्यालयों में नवाचारों से बढ़ोतरी, नामांकन में बढ़ोतरी। आपने देखा होगा कहीं पर क्या किया गया है, अच्छे अच्छे खेल खिलौने ला के पटक दिए हैं। कहीं कहीं क्या किया गया है, खाना बहुत अच्छा कर दिया गया। कहीं कहीं क्या किया गया है कि पूरे स्कूल को रेल के डब्बे की तरह कर दिया गया है। मतलब इस तरह के नवाचारों का वहाँ पर प्रयोग किया गया है जिससे कि बच्चों के नामांकन बढ़े, बच्चे वहाँ जाना चाहें, बच्चों के अंदर इस तरह की जिज्ञासा हो कि वो घर से निकल के स्कूलों तक पहुँचे। तो इससे क्या करेगा, नामांकन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और क्या होगा, जब नामांकन बढ़ेगा, बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे, तो शैक्षणिक विकास होना तो स्वाभाविक है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके हम क्या कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगे चलते हैं अपन। तो यह उपलब्धि टीम एजुकेशन राजस्थान, मतलब राजस्थान ने एक टीम का गठन कर रखा है एजुकेशन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रयासों का ही परिणाम है। ठीक मेरे प्यारे भाइयों, अब प्रधानमंत्री श्री योजना जो है, पीएम श्री योजना में राजस्थान के कुल 718, अभी आप बोल रहे थे सर 402 सरकारी स्कूल, अब आप 402 तो सीधे 718 पहुंच गए, ये तो आप गड़बड़ कर रहे हो। तो नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 718 को हमने एक, जैसे कि टोटल स्कूल कितने गए करे गए थे अपने 21,356, इनमें से पहले 718 का चयन हुआ कि 718 इन विद्यालयों में मतलब अपन कर सकते हैं, लेकिन उनमें से भी 402 को फाइनल लिस्टेड कर दिया। ठीक,
जिसमें प्रथम चरण के अंदर 718 टोटल किए। प्रथम चरण में कितने फाइनल किए अपन ने? 402 फाइनल कर दिए गए, जिनमें से 400 जो 346 हैं वो माध्यमिक शिक्षा के लिए और 56 जो है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए महत्वपूर्ण बिंदु जो करंट अफेयर जो अभी आपके न्यूज़ में चर्चा में है। अब अपन जान लेते हैं पीएम श्री योजना के बारे में, जिसका अपन बहुत देर से पोस्टमार्टम करते फिर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, मैंने आपको बताया पीएम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना हुई। चलकर सीएम बता रहे थे आप, तो वो किसकी योजना हो जाती है? सीएम होता है तो प्रदेश की योजना, पीएम होते हैं तो केंद्र की योजना। प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है, मतलब कंप्लीटली कहाँ की योजना है? ये केंद्र की योजना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? तो मैंने आपसे बताया कि स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, मतलब भारत को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों को आगे बढ़ाया जाना। ठीक, तो दोस्तों इसका उद्देश्य अब देख लेते हैं क्या लिखा है। केंद्र सरकार राज्य के स्तर पे, केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र का हो चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पे हो, सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से स्कूलों का चयन करके और उनको और भी ज़्यादा मजबूत करना है। केंद्र स्तर पे जो केवीएस वगैरह होते हैं उनको, नवोदय विद्यालय वगैरह होते हैं उनमें से, राज्य स्तर पर जो राज्य स्तरीय विद्यालय होते हैं गवर्नमेंट स्कूल वो, और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर या फिर किसी भी स्थानीय निकाय के द्वारा संचालित और प्रबंधन स्कूल। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों ने, इनका चयन किया जाएगा और पहले से तो ये मजबूत हैं और भी ज़्यादा मजबूत करने का इनको प्रयास किया जाएगा, जिससे क्या हो सके, राइजिंग इंडिया मतलब भारत के सुनहरे भविष्य का निर्माण हो सके। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देख लेते हैं अपन इनका अपना उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अभी आपने कहा सर अभी उद्देश्य ही तो पढ़ रहे थे, जो आप कह रहे थे कि भैया अपन राइजिंग इंडिया करने के, तो दोस्तों वो एक अलग चीज़ है। दूसरे तरह के उद्देश्य या कहें तो इस चीज़ का महत्व क्या है भाई। ठीक है, इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इस मॉडल का यूज करेंगे तो इसके क्या महत्व होंगे। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 के लिए यह प्रयोगशाला की भांति काम करेगी। ये नीति सारे भारत से, सारे केंद्र शासित प्रदेशों से, सारे स्थानीय निकायों से विद्यालयों का क्या किया गया है? चयन। कौन से विद्यालय? जो बड़े स्तर के, मतलब जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, लगभग 90% स्टूडेंट जिन विद्यालयों के अंदर है, उस तरह के विद्यालयों का यहाँ पर चयन किया गया है। ऐसे विद्यालय जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड है, उन विद्यालयों का चयन किया गया है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? ये नई शिक्षा नीति 2020 के लिए प्रयोगशाला का काम करेगा। अब आप बोलोगे सर नई शिक्षा नीति का क्या मतलब, आप उसमें अंदर केमिकल्स डाल के प्रयोगशाला बनाओगे क्या उसकी? तो नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझा देता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति जिससे हम और आप पढ़ के आए हैं वो कौन सी है? 10+2 वाली। कौन सी है? 10+2, 10+2 मतलब 10वीं तक +2, मतलब 10वीं तक अपन जनरल पढ़ते हैं, +2 में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लेते हैं 10वीं के बाद, और क्या करते हैं उसको 2 साल और पढ़ते हैं, 11वीं 12th +3, 3 साल के अपन ग्रेजुएशन करके चलते हैं। फिर आप बोलोगे सर MBBS का तो आपने जिक्र ही नहीं किया सर, वो तो 5 साल की होती है। तो दोस्तों इस तरह के कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनके लिए पॉलिसी में अलग से प्रावधान है। ठीक है, जो जनरल कोर्स होते हैं, जो सामान्यतः कोर्स होते हैं, उनके बारे में जैसे 3 साल में 1 2 3 बांट लेंगे, तो 5 साल का 1.5 साल का बांट लेंगे, कुछ इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, 5 साल वाले में 2+2+1 कर लेंगे या 1+2+2 कर लेंगे। वो नीति के अंदर अभी क्या है अलग से डिस्क्राइब किया गया है, अपन जनरल समझ लेते हैं नीति के बारे में स्कूल के लेवल पर। ठीक, और जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर क्या किया गया? पुरानी के अंदर क्या है? 10+2, और नई वाली के अंदर क्या किया गया है दोस्तों? 5 5 +3 +3 +4। ठीक है, 5 +3 +3 +4। अब आप इनको जोड़ो, देखो 3 3 6 4 10 5 15। आप बोलोगे सर पहले ही बढ़ जाते, 12 साल में फ्री हो रहे थे 10+2, अभी 15 साल में हो रहे हैं। तो दोस्तों पहले भी अपन 15 साल में ही फ्री होते थे। वो नर्सरी KG LKG UKG वगैरह जो होती हैं उनको इसके अंदर शामिल नहीं करते थे, तो 10+2 बोल देते थे। अब नई शिक्षा नीति के अंदर उनको शामिल कर लिया गया है। जो प्री नर्सरी क्लासेज होती हैं, जो प्री प्राइमरी क्लासेज होती हैं, नर्सरी KG बोलते हैं इनको, उनको शामिल कर लिया गया है। तो 5 में कौन सी क्लासेज आती हैं दोस्तों? तो 5 को बोलते हैं 1, एक तो आपकी प्री जो हो गई, ठीक है, कौन सी? जो क्लास 1 में आने से पहले की 3 साल प्लस क्लास 1 और 2, ठीक है, ये हो गई आपकी। तो ये 5 साल, ठीक है। और इन 3 के अंदर क्या हो गया? 3 से लेके 5 तक, मतलब 3 4 5, ठीक है। ये वाली कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी 6 7 और 8, ठीक है। ये वाली 4 कौन सी हो गई? तो ये आपकी 4 हो जाती है 9 से लेकर 12 तक की। तो पहले अपन सब्जेक्ट कहाँ ले रहे थे? 10वीं क्लास पास करके। अब आप सब्जेक्ट कहाँ लेंगे? 8वीं क्लास पास करते ही
क्लास 9th में जब अपन घुसेंगे तो अपने पास सब्जेक्ट होगी, स्पेसिफिकेशन होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो क्लास 1, 2, 3 है और इधर 4 और 5 है, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो पूरी की पूरी कैसे दी जाएगी, वो दी जाएगी आपकी मातृभाषा के अंदर। मातृभाषा को जब तक आप नहीं बचाओगे, अपना जब नुकसान कर लोगे, अपने घर की चीज़ें जब खत्म कर लोगे, तो पड़ोसी फिर आंखें दिखाने लगता है। तो अपनी भाषा संस्कृति का अपने आप को क्या करना पड़ेगा, खुद को हमको रक्षण करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो किस में दी जाएगी, मातृभाषा के अंदर। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि स्कूल लेवल पे क्या होना है। अब अपन चलते हैं स्कूल, चलो स्कूलिंग होगी, 12वीं पास हो गई, अब ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होगा। तो मान लो 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है वो, तो पहले क्या है, अगर किसी ने 2 साल करके ड्रॉप हो गई, किसी की 2.5 साल करके एग्जाम नहीं दे पाया फाइनल की और ड्रॉप हो गई, छोड़ गई, तो उसकी डिग्री बर्बाद हो जाती थी, उसकी डिग्री किसी मतलब की नहीं होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है, मान लो 3 साल की डिग्री है, तो उसमें यदि कोई 1 साल पढ़ लेगा और 1 साल पढ़ के छोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, तो उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, प्रमाणित कर दिया जाएगा कि भैया 1 साल ये यहाँ पर पढ़े। ठीक है, यदि कोई 2 साल पढ़ के छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, डिग्री तो नहीं मिलेगी लेकिन डिप्लोमा के बराबर इनको नॉलेज हो चुकी है, तो इनको डिप्लोमा दे दिया जाता है। अब क्या देखते हैं, अब यदि कोई 3 वर्ष कर गया पूरे, तो फिर तो भैया उसको डिग्री मिलेगी, वो तो अभी भी मिलती है, तो उसको क्या मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ नई वाली और पुरानी वाली दोनों एजुकेशन पॉलिसीज के बीच का आप अंतर समझ गए होंगे। तो अपन चलते हैं अब अगले वाले पॉइंट पर। ठीक है, अपन ने ये देख ही लिया था कि नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके लिए क्या करना है, प्रयोगशाला की भांति काम करना है। किस तरह से प्रयोगशाला होगी वो आप देख चुके हैं। ठीक है, इन स्कूलों में क्या होगा, अधिक अनुभवात्मक, मतलब अनुभव का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा भैया। अनुभवी टीचर लगाए जाएंगे, कोई मेरे जैसा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, समग्र एवं एकीकृत एवं प्रैक्टिकल आधारित परीक्षा, मतलब प्रैक्टिकल को ज़्यादा बेस बनाया जाएगा। अब तक क्या करते थे अपन, थ्योरियाँ रटते फिरते थे, आप और मैं, हम सब परेशान हुए हैं, पता नहीं क्या क्या रटा है जिनका आज तक कोई हमारी लाइफ में यूज ही नहीं आया। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्मुख शिक्षा का विकास किया जाएगा, मतलब ऐसी शिक्षा जो कि चीज़ों को या बच्चों को इस चीज़ का कारण क्या रहा है और क्या क्या इसमें परिवर्तन होते तो क्या क्या परिणाम होता, उनको मतलब एक कल्पनाशील व्यक्तित्व बनाना है, वो सोच सके चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं है बस रट लिया, मतलब रट लिया, 2 और 2 4 होते हैं, मतलब होते हैं क्यों होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सब खत्म। तो उस तरह का नहीं बनाना, उनको उनकी सोच को विकसित करना है। ठीक है, इन स्कूलों में जल संरक्षण का, अपशिष्ट पुनर्चक्रण का, ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं आने वाले समय की। ऊर्जा, कुशलता, बुनियादी ढांचा और पाठ्यक्रम में जैविक जीवन शैली के एकीकरण के साथ हरित स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। उनको ग्रीन स्कूल, मतलब कोई भी पॉल्यूशन, कोई भी अपशिष्ट इन स्कूलों से ना निकले। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों ना, अब चलते हैं अपन अपने आज के अगले न्यूज एडिटोरियल की तरफ, न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है आपनी धरोहर आपनो गौरव। ठीक है, क्या है ये, आपनी धरोहर अपना गौरव, मतलब हमारी जेब में पैसा है तो अपना ही गौरव बढ़ाएगा भैया। भैंस की पूंछ बढ़ेगी तो अपनी मक्खी बढ़ा रही, दूसरे की उड़ावे नहीं जाएगी। तो अपनी धरोहर है तो अपना ही गौरव है। अगर अपना गौरव आपको चाहिए तो अपनी धरोहर की क्या करो, सुरक्षा करो, रक्षा करो। अगर आप अपनी धरोहर को मिटा दोगे तो कोई और आके आपसे 2 मिनट में पूछ लेगा आपका क्या प्राचीन इतिहास रहा, आप तो जंगली थे, फिर आप क्या कहते फिरोगे, क्या प्रूफ देते फिरोगे। इससे अच्छा है कि अपनी धरोहर को संभाल के रखो और उनसे आके कहो कि जब तुम्हारे बाप दादे बर्फ में पड़े हुए सड़े गले मांस को खा रहे थे तब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं बना रहे थे। तो ये है हमारे भारत का गौरव और ये है हमारे राजस्थान का गौरव। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो क्या हुआ है इस समय पर, मतलब आपने धरोहर अपना गौरव जो कार्यक्रम है उसमें क्या किया गया है कि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा जारी पुस्तक है। ये क्या है, एक पुस्तक है। आपने धरोहर अपना गौरव क्या है, ये एक पुस्तक है जिसको किसने जारी किया गया है, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ने। ठीक है, इसमें पुस्तक में क्या विशेष है, आप बोलोगे सर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के बारे में पढ़ाओगे क्या, नहीं पढ़ाएंगे भैया। इस तरह से संस्थाओं के नाम रटते फिरोगे, संस्थाओं को रटते फिरोगे, मारे जाओगे। संस्थाएं वही रटनी है आपको जो अक्सर हाईलाइट रहती हैं, जिनका के बहुत ज़्यादा वर्ष में बहुत ज़्यादा नाम आता जाता रहता है, वही रटनी है। और ऐसा यदि वो कोई ऐसा कार्य कर रही हो जिससे आपका वर्तमान जीवन प्रभावित हो रहा है तो उस संस्था के बारे में पढ़ना जरूरी है, नहीं तो नहीं है। राजस्थान के अंदर मैं बता रहा हूँ, आपके ज़िले के अंदर इतनी सारी संस्थाएं होंगी, अगर आप पढ़ने लग गए तो हो जाएगा काम आपका, आप विद्वान बन जाओगे, SDM नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, रणबांकुरे, रणबांकुरों का मतलब होता है गोरा बादल जैसे योद्धा। महापुरुषों, महापुरुष का अर्थ होता है आपके
जो आपके दुर्गादास राठौड़ वगैरह रहे ये महापुरुष हैं, ठीक है। संत महात्मा, संत पीपा, संत वो जिस तरह के लोग संत जो हैं हमने हड़बूजी पाबूजी इस तरह के संत, लोक देवी देवताएं, साहित्य सेवी विद्वान, साहित्य की सेवा करने वाले विद्वान, ठीक है। अभी हम लोगों को लगता है कि क्या साहित्य साहित्य सर करते पढ़ते हुए इन लोगों ने क्या किया, बैठ के लिख ही तो रहे थे, लिख भले ही रहे थे, लेकिन आज हमें यदि पता चलता है कि गोरा बादल कोई थे, महाराणा प्रताप थे, तो वो पता लगता है इन्हीं साहित्य सेवी विद्वानों के कारण, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इनके व्यक्तित्व कृतियों पर बनाए जा रहे हैं जो पनोरमा हैं, उनका वर्णन इसके अंदर किया गया है। अलग अलग तरह के पनोरमा जो विकसित किए जा रहे हैं, जैसे हमने पढ़े थे पन्नाधाय पनोरमा और महाराणा प्रताप पनोरमा, इस तरह के पनोरमा जो डेवलप किए जा रहे हैं उनका वर्णन इस किताब के अंदर दे रखा है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। हमारी जो अगले न्यूज आर्टिकल है वो है पावर यूटिलिटी इंटीग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग। आप बोलोगे सर ये आया ना अंग्रेजी वाला नाम, अब करो इसका पोस्टमार्टम, लो भैया। तो दोस्तों देखो, पावर यूटिलिटी, पावर यूटिलिटी का मतलब होता है आप इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से उत्पादन कर रहे हो, किस तरह से उसका उपभोग कर रहे हो, उसको बोलते हैं पावर यूटिलिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन और उपभोग में आपने किस तरह के संसाधनों का प्रयोग किया, उसने किस तरह से कितनी क्या बोलते हैं उसको, क्षमता के साथ काम किया। क्षमता का मतलब बोलें तो यहाँ पर एफिशिएंसी, क्षमता एक अलग चीज़ होती है लेकिन एफिशिएंसी यहाँ पर सही है, कितना एफिशिएंट रहा आपका काम करना और यूज करना, कितना कम से कम आपने अपशिष्ट उसके अंदर पैदा किया, ठीक है। पावर यूटिलिटी को लेकर इंटीग्रेटेड रेटिंग, इंटीग्रेटेड मतलब पावर यूटिलिटी मतलब आपने जनरेट किया और यूज किया, उसमें कई सारे फैक्टों का इंटीग्रेशन जो है उसके आधार पर रेटिंग और रैंकिंग, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पावर से संबंधित है सब, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है सर, पावर जो अपने उत्पादन किया उसमें क्या क्या अपने चीज़ों का ध्यान रखा और कितना एफिशिएंट काम किया, उसके आधार पर रैंकिंग दी गई है कंपनियों को, ठीक है सर। अब देख लेते हैं रैंकिंग कब दी जाती है, तो ये दी जाती है वार्षिक तौर पर, हर वर्ष दी जाती है। कौन इस रैंकिंग को जारी करता है, तो जारी करता है आपका ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। भारत सरकार का ऊर्जा विभाग है, विद्युत मंत्रालय का, वो क्या करता है इस रैंकिंग को जारी करता है, ठीक है। यह 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 11, मतलब इससे पहले लगातार 10 वर्षों से क्या हो रहा था, इस रैंकिंग जारी की जा रही थी विद्युत मंत्रालय, जो विद्युत मंत्रालय उसके द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी है, अडानी ग्रुप। अब आप सोच रहे होंगे सर अडानी तो डूब गया, नहीं भैया ऐसे नहीं डूबते, ये तो क्या है कुछ आरोप आरोप लगते रहते हैं, तो पब्लिक थोड़ी सेंसिटिव है हिंदुस्तान की क्या दुनिया की होती है, जब पैसे की बात आती है तो सब ढेर साने बन जाते हैं। तो जब उसके ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट वगैरह आई और आरोप लगे अडानी के ऊपर, तो उसका शेयर मार्केट में जो शेयर है वो बहुत डाउन चले गए, बहुत डाउन चले गए, तो इसके कारण लगा ऐसे कि अडानी डूब गई। लेकिन ऐसे थोड़ी है भैया, अडानी कोई रास्ते चलता बच्चा थोड़ी है जो डूब जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अडानी बहुत वो है कि नहीं डूब पाएगा, लेकिन हाँ इतने बड़े लोग होते हैं, ये इतना दिमाग लगाते हैं, तो इनको सब पता रहता है कि यदि कोई ऐसी स्थिति ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे शेयर्स वगैरह डूब गए तो फिर हम कैसे निकलेंगे उस सिचुएशन से, तो पहले से ही उनके परफॉर्मा के अंदर लिखा रहता है सारा कुछ। तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया है, ए ग्रेड, ग्रेड 1+, A+, ठीक है, इसके साथ में 100 में से 99.6 का स्कोर किया है और पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। क्या किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। देश की 71 बिजली कंपनियों को इसमें शामिल किया गया था, मतलब देश की 71 बड़ी बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया था, उनमें अडानी ग्रुप पहले नंबर पे आया, ठीक है। A+ ग्रेड मिली इसको और 100 में से 99.6 अंक प्राप्त किए, ठीक मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस रैंकिंग का आधार क्या था, वही मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, ग्राहक केंद्रित फोकस, मतलब ग्राहकों को कितनी सुविधा के आधार पर, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे लाइट आई 2 घंटे चलेगी, 2 घंटे आई 6 घंटे चलेगी, या फिर हर 1 घंटे बाद 2 मिनट के लिए जा रही है, हर 1 घंटे बाद बिलिंग कर रही है, तो इस तरह से नहीं, ग्राहकों के केंद्र, जिस ग्राहक को जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उस तरह की पहुँचना, 220 वोल्ट तो 220 वोल्ट, 440 वोल्ट तो 440 वोल्ट और 14,000 वोल्ट तो 14,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टैरिफ को कम और स्थिर बनाया, टैरिफ का मतलब होता है आपका बिल वगैरह, इसके ऊपर और भी तरह के टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो उसको कम किया है और स्थिर बनाया है जिससे कि लोगों के ऊपर वर्डन कम हो। स्वचालित वर्क फ्लो प्रबंधन, अब आप बोलोगे सर रोबोट थोड़ी काम कर रहे हैं जो बटन दबा के छोड़ दिया और स्वचालित हो। स्वचालित वर्क फ्लो प्रबंधन का मतलब होता है कि उनके लिए इस तरह का वर्क फ्लो, इस तरह का वर्क फोर्स वहाँ पर अवेलेबल है
जो कि जिनको कि बार बार रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी जिम्मेदारी का पता है। कुशल प्रबंधन एक तरह से बात है, तो कुशल लोग हैं, उनको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इस तरह से होगा, वो उस तरह से होगा, वो उस तरह से होगा, वो खुद ही कुशल हैं उस चीज़ के अंदर। ठीक है। डिजिटलीकरण का मतलब होता है, पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े मीटर लगे होते थे, उनमें क्या होता था, जो है नंबरिंग होती थी 1 2 1 से 10 10 से 20, तो उसमें क्लियरिटी नहीं होती थी, पता नहीं लगता था कौन सी जगह 9 हो रहा है, कौन सी जगह 8 हो रहा है। अब डिजिटल है, 7.6 वो लिख के बता देगा, फिर 7.6 इतना का इतना है। और भी कई सारी चीज़ें जिनमें डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डिजिटलीकरण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। आपका जो उपभोक्ता है और आपकी कंपनी है, उन दोनों के बीच में विश्वसनीय संबंध होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उपभोक्ता टेंशन में ही रहे कि रात में 2 बजे हमारी कंपनी उठ के भग गई तो सुबह तक कैसे गर्मी में जी लेंगे। ठीक है। और क्या होना चाहिए, पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए। भैया पर्यावरण का ध्यान रखते रहोगे तो पर्यावरण आपका ध्यान रखेगा, नहीं तो पर्यावरण आपके पर्या और आवरण दोनों को अलग अलग कर देगा। आप पर्यायवाची के रूप में ही रह जाओगे। जैसे हम आज डायनासोर के अवशेष मिलते हैं तो खोजते हैं और सोचते हैं, तो आने वाली कोई प्रजाति होगी वो हमारे बारे में सोचेगी कि अच्छा यहाँ पर इतने धूर्त भी प्रजाति भी रहती थी जिसने पूरा पर्यावरण के साथ साथ खुद को भी खत्म कर लिया। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों ना। अब राजस्थान का क्या स्थान रहा, हम इसको पढ़ रहे थे जिसकी वजह से वो चीज़ आई है। अब तो दोस्तों राजस्थान के 3 डिस्कॉम को रैंकिंग प्राप्त हुई है। इसमें कितनी, 3। कौन कौन सी डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम को, जयपुर डिस्कॉम को और जोधपुर डिस्कॉम को। तो इन सब में सबसे प्रथम रहा है, सबसे ऊपर रहा है अजमेर डिस्कॉम। इसने क्या किया है, पिछली बार की अपेक्षा 8 स्थानों का सुधार किया और 19वें नंबर पर आया है। पिछली बार कितनी रैंक पे आया था सर, 19 में 8 जोड़ दो। ठीक है। जयपुर डिस्कॉम आपका 29वें नंबर पर आया और जोधपुर डिस्कॉम आपका 39वें नंबर पर रहा है। इतनी सी बात है। अब चलते हैं अपन आगे वाले अपने न्यूज आर्टिटोरियल की तरफ, न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है लेसर फ्लोरिकन कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर। ठीक है। अब इसका फिर से पोस्टमार्टम, इसमें कुछ नहीं है, देसी घोड़ी विदेशी लगाम है और कुछ नहीं। देसी पक्षी है जो विदेश में कहीं पाया भी नहीं जाता, नाम है उसका इंग्लिश में। अब बताओ इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकती है। अगर चलो एक आध पक्षी अगर विदेशों में या उस स्थान पर पाया जाता है जो अंग्रेजी भाषी हैं, तो हम मान भी सकते थे, चलो ठीक है, उन लोगों को पहले मिल गया होगा उन हमसे और हमने उसका नाम उन्होंने इसका नाम रख दिया होगा। तो दोस्तों बताओ, देसी मतलब इंडिजिनियस, यहाँ के अलावा कहीं पाया भी नहीं जाता और नाम है इंग्लिश में। ठीक। अब अपन इसके बारे में जान लेते हैं। लेसर फ्लोरिकन का मतलब होता है आपका जो खरमोर पक्षी होता है, उसके बारे में बात हो रही है। उसका कंजर्वेशन करने के लिए एक क्षेत्र को रिजर्वायर घोषित किया है। भैया यहाँ पर यही लोग रहेंगे और कोई इसके अंदर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। देखो हम लोग जानवरों को बोलते हैं कि इनके अंदर बुद्धि नहीं होती, इनके अंदर बुद्धि नहीं है, तब ये सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से पृथ्वी पर और कभी पर्यावरण को कोई संकट महसूस नहीं हुआ। और हम लोग कल परसों पैदा हुए, कल परसों बड़े, हमारा इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। लिखित इतिहास की बात करें तो 2-3 हज़ार साल पुराना है, वो भी भारत में, दूसरी जगह तो वो भी नहीं है। ठीक है। हमने 2-3 हज़ार सालों में ही प्रकृति की आधी से ज़्यादा प्रजातियों पर तो संकट गिरा गया। सारी वाटर बॉडीज खराब कर दी हमने, सब कुछ हमने खराब कर दिया। फिर हम बोलते हैं खराब कर कर आके कि हमने विकास किया है। बताओ, हमने विकास नहीं भैया, विनाश किया है। तो दोस्तों अब चलते हैं टॉपिक पे। राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर के आसपास के 931 हेक्टेयर घास क्षेत्र को क्या किया है, लेसर फ्लोरिकन के लिए संरक्षण क्षेत्र घोषित किया है। इस पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने क्या दिया है, इसको बधाई दी है। वैसे जो बॉम्बे हिस्ट्री नेचुरल सोसाइटी है वो पूरे देश में इस तरह के काम करने के लिए जानी जाने वाली संस्था है। ठीक है। अब चलते हैं आगे, जान लेते हैं लेसर फ्लोरिकन के बारे में कि लेसर फ्लोरिकन क्या है। वैसे तो बस उतनी ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि लेसर फ्लोरिकन के लिए जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो अजमेर में। इतना सा ही आपसे पूछेंगे, लेकिन क्या है कि भैया मार्केट में कंपटीशन है तो लेसर फ्लोरिकन को भी जान लो। तो इसका स्थानीय नाम है भाई साहब खरमोर। क्या है, खरमोर, या केरमोर भी बोलते हैं कई, या चीनी मोर भी बोलते हैं। भाई वही है, 4 कोस पे पानी बदले, 8 कोस पे बाणी, तो बाणी बदलती रहती है, पक्षी वही है। पीछे मोर लगाए तो मोर की जैसी किलंगिया लेके घूमता है और कुछ नहीं। ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है इसका साइफेओटाइडेस इंडिकस। इंडिकस का मतलब होता है इंडिया में पाया जाता है, इंडिजिनियसली, जहाँ के अलावा ये कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है भाई बहन। अब क्या इसकी अवस्थिति कहाँ है, भारत के अंदर, तो ठीक है, भारत के अंदर कहाँ अवस्थित है, कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी मैदानी प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ घास भूमियाँ हैं वहाँ पाया जाता है, और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह केवल भारत में ही पाया जाता है, भारत के अलावा कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषता ये है सर कि नर और मादा जो है वो दोनों एक के जैसे दिखाई देते हैं।
पता ही नहीं लगेगा कौन नर है कौन मादा है। तो सर कैसे पहचानेंगे? है भैया, मोर है, मोर की कलंगी लगी है, ठीक है। नर के सर पे क्या लगा होता है? कलंगी लगी होती है, यही इसकी पहचान है, ठीक। इसके सिर, गर्दन और नीचे वाला भाग जो होता है, सिर और गर्दन और उसकी गर्दन के नीचे वाला भाग जो पेट की तरफ जाता है, वो कैसा होता है? काला होता है। इसका ऊपरी हिस्सा मतलब पंख और पीठ वाला जो हिस्सा है वो कैसा होता है? हल्का सफेद होता है। उस पर तीर के समान चित्तियों से भरे होते हैं। तीर अपने अपन एरो लगाते हैं, इस तरह की चित्तियां होती हैं इसके ऊपर, ठीक है। कान के पीछे कुछ पंख निकले रहते हैं, कान के पीछे, कान खजूरा है। और क्या होता है? लंबी टांगे होती हैं। टांगे इसकी कैसी होती हैं? लंबी लंबी होती हैं। भारत सरकार ने इसको संकटापन्न घोषित किया है, मतलब एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। इस पर संकट है और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 300 से 400 जो पक्षी हैं इस प्रजाति के वही शेष बचे हैं, उनको भी अपन मार के खा जाएंगे। अपन तो दरिंदे इंसान का नाम इंसान रखा है, काम पूरे राक्षसों वाले। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन है वो होता है ख़त्म। अब मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में नई नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।